Do you know that for this particular stone, they had to use a ramp which was 6 kilometers long, which was pulled by bulls, elephants, and people. 6 kilometers long to get it up there, without any machinery, without any cranes, without anything. And they didn't have plaster. It's withstood 6 earthquakes. You know what happens when an earthquake comes? अरे भाई साहब, एक इस लाइन में आ गए आप। आजकल हर किसी को बाहुबली बनने का शौक चढ़ा है, ये तो पता था, पर ये लगता है अन्ना अपरिचित मोड से बाहर नहीं आए हैं। पर हास्य परिहास से इतर जो इन्होंने बात बोली वो भी अनदेखा करने योग्य नहीं, वो भी तब जब वे ऐसे उद्योग से आए जिसकी नींव ही हमारे देश की संस्कृति का विध्वंस करने के उद्देश्य से रखी गई हो। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे चर्चित अभिनेता चियान विक्रम ने न केवल हमारे एक भव्य मंदिर बृहदेश्वर मंदिर की महिमा पर चर्चा की है, अपितु उससे संबंधित एक भव्य साम्राज्य के माध्यम से भारतीय वास्तुकला की भव्यता को उसका वास्तविक स्थान भी दिया है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो अविलंब प्रारंभ करने से पूर्व लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर उन्हें शत शत नमन। हाल ही में प्रदर्शित तमिल फिल्म पोनियन सेल्वन के एक प्रमोशनल कार्यक्रम में जनता को संबोधित करने उसके प्रमुख स्टार कास्ट आए थे। उसी कार्यक्रम के वायरल हो रही वीडियो में चियान विक्रम तंजावुर के विश्व प्रसिद्ध भगवान शिव को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर के बारे में बात करते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, किसी ने बड़ा सही कहा है कि हाँ, उधर तो इमारत है, उधर तो ऐसे भवन है कि जो सीधे खड़े भी नहीं है, पर हमारे भवन तो विद्यमान है और वे 6 भूकंप झेल चुके हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस पद्धति से इन्हें बनाया गया है उस समय तब ना कोई प्लास्टर था, ना हाथ सहायता के लिए कोई क्रेन अथवा बुलडोजर। असल में उसकी एक बाहरी दीवार थी, फिर एक कॉरिडोर था और फिर एक ढांचा था जो काफी ऊंचा जाता था, जिसके कारण वह इतनी आपदाएं झेलने में सक्षम था। उन्होंने चोल सम्राट राजराज चोल प्रथम का वर्णन करते हुए बताया कि उन्होंने 5000 बांध अपने समय में बनाए एवं अपने समय में जल प्रबंधन मंत्रालय भी बनाया, जो अपने आप में काफी दूरदर्शी एवं प्रगतिशील भी था। यह बात विक्रम पोनियन सेल्वन के प्रमोशन के समय कर रहे थे, जो कल्कि कृष्णमूर्ति की बहुचर्चित पुस्तक पर आधारित है। परंतु वे इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे यह भी कहा, यह सब 9वीं शताब्दी में हो रहा था, जब उस समय हमारे नौसेना का प्रभुत्व समूचे जगत में था एवं हमारे राजदूत मलेशिया, इंडोनेशिया एवं चीन तक भी जाते थे। उस समय अमेरिका का अस्तित्व भी नहीं था और कोलंबस ने अमेरिका को 500 साल बाद जाकर डिस्कवर किया था। इंग्लैंड को हम लोग बहुत बड़ा मानते थे, परंतु उस पर तब तो वाइकिंग्स ने चढ़ाई कर रखी थी और यूरोप तो इस समय डार्क एजेस में हुआ करता था। तो आपको नहीं लगता हमें अपने इतिहास का उत्सव मनाना चाहिए? अब विश्वास नहीं होता तो इस क्लिप को ही देख लीजिए। It is, we are Indians and we need to feel proud about that. And England is so illustrious, but England were invaded by the Vikings and the Europe was in the dark ages during the 9th century. They had nothing going on. So don't you think we should celebrate history? Absolutely, absolutely. अरे विक्रम अन्ना, इतना भी सच नहीं बोलना था। अभी लिबरल गैंग कैंसिल बटन लेकर आपको अपने क्रश लिस्ट से हटाने निकल ही रही होगी, परंतु इन्होंने कुछ भी वास्तव में असत्य नहीं बोला है। बृहदेश्वर मंदिर की कला को ही देख लीजिए तो आपको ताजमहल कबाड़ समान प्रतीत होगा। बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित हिंदू मंदिर है, जो 11वीं शताब्दी के आरंभ में बनाया गया था। इसे पेरुवुटैयार कोविल भी कहते हैं। यह मंदिर पूर्णतया ग्रेनाइट निर्मित है। यह विश्व में अपनी तरह का प्रथम और एकमात्र मंदिर है जो कि शुद्ध रूप से ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्रिक गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर भी घोषित किया है। अब वो अन्य बात है कि इस स्टेटस ने इस मंदिर के लिए वरदान से ज्यादा अभिशाप का काम किया है। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक अरुलमोई वर्मन ने करवाया था, जिन्हें लोग
राजराज चोल प्रथम के नाम से बेहतर जानते हैं। उनके नाम पर ही इनका नाम राजराजेश्वर मंदिर भी रखा गया था। यह अपने समय के विश्व के विशालतम संरचनाओं में गिना जाता था। इस 13 मंजिला मंदिर की ऊंचाई लगभग 66 मीटर की है। यह मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। ये कला की प्रत्येक शाखा यानी वास्तुकला, पाषाण एवं ताम्र में शिल्पांकन, प्रतिमा विज्ञान, चित्रांकन, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कीर्ण कला का भंडार है। यह मंदिर उत्कीर्ण संस्कृत एवं तमिल पुरालेख सुलेखों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर के निर्माण कला की एक विशेषता यह है कि इसके गुंबद की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती। शिखर पर स्वर्ण कलश स्थित है। जिस पाषाण पर यह कलश स्थित है, अनुमानत उसका भार 2200 मन यानी 80 टन है और ये एक ही पत्थर से यानी पाषाण से बना है। मंदिर में स्थापित विशाल भव्य शिवलिंग को देखने पर उनका बृहदेश्वर नाम सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है। मंदिर में प्रवेश करने पर गोपुरम के भीतर एक चौकोर मंडप है। वहां चबूतरे पर नंदी जी विराजमान है। नंदी जी की यह प्रतिमा 6 मीटर लंबी, 2.6 मीटर चौड़ी तथा 3.7 मीटर ऊंची है। भारतवर्ष में एक ही पत्थर से शिल्पित नंदी जी की यह दूसरी सर्वाधिक विशाल प्रतिमा है। अब इस मंदिर को निर्मित करने वालों का भी अपना अनोखा इतिहास है। राजराज चोल प्रथम भारत के चोल राजवंश के महान सम्राट थे, जिन्होंने 985 से 1014 तक राज किया था। उनके शासन में चोल साम्राज्य दक्षिण में श्रीलंका से लेकर उत्तर में कलिंग तक विस्तार किया था। राजराज चोल प्रथम ने कई नौसेना अभियान भी चलाए, जिसके फलस्वरूप मालाबार तट, मालदीव तथा श्रीलंका को भी आधिपत्य में लिया गया। राजराज चोल प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने सन 1000 में भू सर्वेक्षण की महान परियोजना शुरू कराई, जिससे देश को वड़नाडु इकाइयों में पुनर्संगठित करने को मदद मिली। राजराज चोल ने शशीपाद शेखर की उपाधि धारण की। उन्होंने मालदीव पर भी विजय प्राप्त की थी। इन्हीं के नेतृत्व में चोल साम्राज्य का वास्तविक विस्तार प्रारंभ हुआ और उनकी नौसेना का विकास भी प्रारंभ हुआ। 1010 से 1153 ईस्वी की अवधि के दौरान चोल प्रदेश दक्षिण के मालदीव द्वीपों से लेकर उत्तर में आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। राजराज चोल प्रथम ने मालदीव प्रायद्वीप और श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात उनके उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत में एक विजयी अभियान भेजा, जिसने गंगा नदी के मैदानी भागों को छुआ और पाटलिपुत्र के पाल शासकों को हराया। चोल साम्राज्य ने एक स्थायी विरासत छोड़ी, जिसमें साहित्य संरक्षण और मंदिरों के निर्माण में उनके उत्साह के परिणाम स्वरूप तमिल साहित्य और वास्तुकला को एक महान विरासत मिली। चोल शासक उत्साही निर्माता थे और अपने राज्यों में मंदिरों को न केवल एक पूज्य स्थल बल्कि आर्थिक गतिविधि के केंद्र के रूप में भी देखते थे। उन्होंने एक सशक्त और केंद्रीकृत शासन का बीड़ा उठाया और एक अनुशासित नौकरशाही की स्थापना भी की। उधर हमें निरंतर अपमानित करने वाले पाश्चात्य जगत क्या कर रही थी? कोई रक्त की नदियों में स्नान कर रहा था तो कोई दिग्विजय के स्वप्न रच रहा था। यदि गजनवी के तुर्क आक्रांता ना आए होते तो 3 शताब्दियों तक अरबी आक्रांताओं को भारतीय धुरंधरों ने मार मार कर उनका भूत निकाल दिया था। और अभी तो हमने यवनों की चर्चा भी नहीं की है। ये तो कुछ भी नहीं है बंधु। लगभग 1 वर्ष पूर्व एक अध्ययन में सामने आया था कि लगभग 4000 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता के दौरान रहने वाले लोग उच्च प्रोटीन मल्टीग्रेन लड्डू का सेवन करते थे। राजस्थान में खुदाई के दौरान मिली सामग्री के वैज्ञानिक अध्ययन से बात सामने आई थी। पश्चिमी राजस्थान के बिजनौर में हड़प्पा पुरातात्विक स्थल की खुदाई के दौरान कम से कम 7 ऐसे लड्डू मिले। राजस्थान में एक स्थल में मिली सामग्री पर हुए एक नए वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोग लगभग 4000 वर्ष पूर्व उच्च प्रोटीन वाले मल्टीग्रेन लड्डू का सेवन करते थे। अध्ययन संयुक्त रूप से बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज लखनऊ एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया और विज्ञान की जानकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रकाशक एल्सेवियर द्वारा जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंसेज रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया गया।
अध्ययन यह भी इंगित करता है कि यह लड्डू अब विलुप्त हो रही सरस्वती नदी के तट पर किसी प्रकार के अनुष्ठान का हिस्सा था। बताओ, जिस समय पाश्चात्य जगत के लोग जंगली जानवर को मारकर खाते पीते थे, हम लोग रथ यात्रा करते थे, पौष्टिक लड्डू खाते थे, और अब यही गोरे लोग हमको असभ्य, बारबेरियंस, अनसिविलाइज्ड कहने का दुस्साहस रखते हैं। ऐसे में जब चियान विक्रम जैसे अभिनेता भारतीय इतिहास के एक अभूतपूर्व भाग की महिमा गाते हैं, वो भी उस तमिल फिल्म उद्योग से संबंधित होते हुए भी, जहां पर भारत की महिमा का नमन बैक सीट ले लेता है, तो समझ जाइए कि परिवर्तन अब दूर नहीं है और इसे अब कोई रोक नहीं सकता।